Hello students, myself Dr. Aparna Sharma, Assistant Professor of Political Science. स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में प्लेटो का अध्ययन किया था और आज हम उसी क्रम में अरस्तु का अध्ययन करेंगे। अरस्तु को यूनानी दार्शनिक मनीषियों में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का ही नाम उल्लेखनीय है। अरस्तु अमर गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान था। यूनान का दर्शन बीज की तरह सुकरात में आया, लता की भांति प्लेटो में फैला और पुष्प की भांति अरस्तु में खिल गया। गुरु शिष्यों की इतनी महान 3 पीढ़ियां विश्व इतिहास में बहुत ही कम दृष्टिगोचर होती हैं। सुकरात महान के आदर्शवादी तथा कवित्वमय शिष्य, प्लेटो का यथार्थवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला शिष्य अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। मानव जीवन तथा प्रकृति विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो अरस्तु के चिंतन से छूटा हो। उसकी इसी प्रतिभा के कारण कोई उसे बुद्धिमानों का गुरु कहता है, तो कोई सामाजिक विज्ञान में नवीन विषयों का जन्मदाता कहता है। मैक्सी ने उसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। फॉस्टर लिखते हैं कि मानव इतिहास में बौद्धिक उपलब्धियों की विशालता तथा उसके प्रभाव की गहनता की सीमा में संभवतः उसका कोई दूसरा समकक्ष नहीं था। अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा का विलक्षण व्यक्ति था। फॉस्टर के अनुसार अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं किंतु उसकी रचनाओं में प्रदर्शित होती है। अरस्तु विधा का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम विश्वकोशी था। उसने तर्कशास्त्र, प्राणीशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, अध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषण कला, लेखन कला और काव्य कला पर अनेक ग्रंथ लिखे। वास्तव में उसने सारा जीवन सरस्वती की आराधना में समर्पित कर दिया। अरस्तु ने साहित्य पर, राजनीति पर, तर्कशास्त्र व दर्शन पर, भौतिक विज्ञान पर, शरीर विज्ञान पर भी कई ग्रंथ लिखे। अरस्तु की सबसे महानतम रचना पॉलिटिक्स है। अरस्तु की जो पद्धति है वो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और आगमनात्मक है। वह कुछ तथ्यों का अध्ययन करता है तथा उन्हीं तथ्यों से वह निष्कर्ष निकालता है। वह इतिहास और घटनाओं का विश्लेषण और विवेचन करता है और किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है। अरस्तु की ख्याति का मुख्य आधार यह है कि उसने राजनीतिक घटनाक्रम के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया है। इस तरह उसने राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र और संपूर्ण विज्ञान का रूप और दर्जा प्रदान किया है। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का सहायक अंग बना दिया। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को इस पराधीनता से मुक्त किया और उसे सर्वोच्च विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक था। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया, सरकार के अंगों का निर्धारण किया, राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण किया और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक बात, अरस्तु ने संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। अरस्तु ने राजनीति पर भौगोलिक एवं आर्थिक प्रभावों का भी अध्ययन किया। तो अरस्तु अपने आप में एक महान वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, महान लेखक थे। अब आते हैं हम अरस्तु के राज्य पर विचार। अरस्तु के विचार को मानव शरीर के उदाहरण से समझाया जा सकता है। मानव शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान आदि अनेक अंग होते हैं। इन अंगों को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं और इन्हें करने के लिए वे शरीर पर निर्भर रहते हैं। यदि शरीर का कोई अंग अपना कार्य करना बंद कर देता है या उसे ठीक प्रकार से नहीं करता है तो शरीर निर्बल हो जाता है।
जो बात शरीर के बारे में कही गई है वही राज्य के बारे में भी कही जा सकती है। इस प्रकार शरीर का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है, उसी प्रकार राज्य का भी स्वाभाविक ढंग से विकास हुआ है। शरीर के समान राज्य भी अनेक अंगों से मिलकर बना है और ये अंग हैं व्यक्ति और उनकी संस्थाएं, परिवार, ग्राम आदि। जिस प्रकार शरीर के सब अंगों को अपने अपने निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं, उसी प्रकार राज्य के सब अंगों को भी अपने निर्धारित कार्य करने आवश्यक होते हैं। इसको राज्य का सावयव सिद्धांत बोलते हैं, आंगिक सिद्धांत, जिसमें राज्य के अंगों का मानव अंगों के साथ में तुलना की गई है। अरस्तु ने राज्य की कई विशेषताएं बताई है, जैसे कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य मानव के भावात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अर्थात व्यक्ति का राज्य से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। राज्य परिवार का ही वृहत रूप होने के कारण यह वैसे भी स्वाभाविक है जैसा कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार से प्रारंभ होता है, उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। अतः राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती है। इन सब संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है। ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य कर सकती हैं, ये राज्य के अधीन होती हैं और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। राज्य के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं एक पक्षी होती हैं। जैसे धार्मिक संस्थाएं धार्मिक आवश्यकताओं और सामाजिक संस्थाएं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका अधिकतम विकास करती है। अतः राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु का मानना है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, बल्कि उसके कहने का यह तात्पर्य था कि मानसिक या वैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है। पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में अंग। इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्व का एक संगठन है। मनुष्य की बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व हो चुका था। अरस्तु के अनुसार राज्य एक क्रमिक विकास है, अर्थात राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है। राज्य के विकास का रूप आंगिक है। व्यक्ति, परिवार और गांव इसके विभिन्न अंग हैं जो एक दूसरे के साथ में संबंधित हैं। संविधान राज्य की पहचान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया है। अरस्तु की धारणा है कि संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन राज्य के परिवर्तन करने के समान है। राज्य विविधता में एकता। द स्टेट इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब अरस्तु के अनुसार राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता विविधता में एकता है। विविधता में एकता, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, विविधता में एकता हमारे भारत की भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में एकता पर विशेष बल दिया है और वह संपूर्ण राज्य को एक परिवार का रूप देना चाहता था। किंतु अरस्तु प्लेटो के एकता संबंधी विचारों से सहमत नहीं है। प्लेटो के समान अरस्तु राज्य की चरम एकता पर बल न देकर राज्य की विविधता में एकता का समर्थन करता है। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक मानवीय समुदाय है, अतः इसका उद्देश्य मानव के सद्गुणों का, अच्छी शक्तियों का विकास करना है। यह मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के साधन प्रदान करता है। इसीलिए अरस्तु कहता है
कि राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। जिस प्रकार व्यक्ति नैतिक जीवन का अनुसरण कर आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार राज्य का आनंद भी सकारात्मक अच्छाई का विकास करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी राज्य की विशेषताएं, अरस्तु का एक परिचय।